Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes. It is your second lecture. इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की पहली क्लास हुई थी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें हम दो टॉपिक्स लेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और सेकंड वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. अब मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस. इट मीन्स क्या है कि जो मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से इंटररिलेट होते हैं. दे आर कंबाइंड विद ईच अदर. तो इसलिए हम इसे सिंपली क्या कहते हैं कि भाई इट इज द मैनेजमेंट जो होता है वो आपका एक प्रोसेस होता है. आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट क्रिएट्स, ऑपरेट्स एंड डायरेक्ट्स परवेसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमैटिक coordinated and cooperated human efforts. सेकेंडरी इसमें क्या लिखी है कि बेसिकली हम मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें ऑपरेट करते हैं, उन्हें सिस्टमैटिक वे में ऑपरेट करके चलते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेटिव वे में लेकर चलते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. इसके अलावा हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम एक सिस्टमैटिक वे में लेकर चलते हैं, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में लेकर चलते हैं. तो हम इसीलिए कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. कि मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस. इसमें जो लिखा हुआ है कि सिंस ह्यूमन फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द अदर फैक्टर्स, देयरफॉर मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग रिलेशनशिप अमंग पीपल्स. देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर होता है वो ह्यूमन फैक्टर होता है. क्योंकि क्या है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे पास कैपिटल होती है, हमारे पास मशीन्स होती हैं, हमारे पास लैंड होती है, हमारे पास फर्नीचर होता है, बिल्डिंग होता है, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर होता है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर ही ऐसा होता है कि जो अदर जो आपके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करके चलता है. तो हम इसे एज अ सोशल प्रोसेस इसलिए कहेंगे क्योंकि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं. क्योंकि क्या होता है कि एक या दो एम्प्लॉइज से आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी. तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे अमंग पीपल्स होते हैं, आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं. तो हमें क्या करना होता है कि उनके बीच में एक प्रॉपर, एक हार्मोनी, एक कोऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप मेंटेन करके चलनी होती है. जिससे कि क्या, जब रिलेशनशिप मेंटेन होगी अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉइज, प्रॉपर उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होगा और प्रॉपरली वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें हम इजीली कोऑपरेट कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. अब इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस. इट मींस क्या होता है कि जो आपका मैनेजमेंट होता है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है. इंटीग्रेटेड मींस क्या होता है, रिलेटेड प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या फैक्टर ऑफ ऑपरेटिंग यानी बिजनेस होते हैं, वो जितने भी फैक्टर्स होते हैं दे आर इंटररिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अंडरटेक्स द जॉब ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इससे क्या होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं वो उन्हें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है. अब चाहे वो ह्यूमन फैक्टर्स हो, चाहे फाइनेंशियल फैक्टर्स हो,
चाहे आपकी मशीन हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी हो, या A to Z कोई सा भी फैक्टर है तो उन्हें इंटीग्रेट करके चलना है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट होता है कि मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इसके बाद इसमें जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मींस क्या है कि जो मैनेजमेंट होता है वो आपका एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस का मतलब कि वो प्रोसेस आपका खत्म नहीं होता कि आपने सोच लिया कि भाई आज हमने इन चीजों को मैनेज कर लिया और हम फ्री हो गए 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, या 1 मंथ के लिए, या 2 मंथ के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट जो होता है वो आपका एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो आपको डे बाय डे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। डे बाय डे जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उन्हें आपको मैनेज करके चलना होता है। ये नहीं है कि एक बार आपने कर दिया और आपका जो आपने क्या कहा उसके आगे आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो टाइम टू टाइम आपका चलता है। ये नहीं कि भाई हमने एक बार मैनेजमेंट कर दिया और हमारा काम खत्म वहां पर, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस है, डे बाय डे एक्टिविटीज होती हैं, डे बाय डे चैलेंजेस आते हैं, चाहे इंटरनल चैलेंजेस हो चाहे वो आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस हो, जिन्हें हमें फेस करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो सिंपली मैंने इसमें आपको बताया है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस हम क्यों कहते हैं, तो सिंपल है क्योंकि एक सीरीज होती है इंटररेलेटेड फंक्शंस की। एक सोशल प्रोसेस होता है, सेकंड इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस होता है, सब एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मींस कि मैनेजमेंट फंक्शन कभी नेवर एंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम चीजों को मैनेज करके चलना होता है। इसके बाद जो आपका आगे टॉपिक है वो है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो एक सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है इसे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। दोनों में एक ही बात है कि सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और सेकंड क्या कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आपकी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है आपकी कि इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कि मैनेजमेंट का पहला फायदा क्या है या पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी हमारे ग्रुप गोल्स होते हैं हम उन्हें इजीली अचीव कर लेते हैं। अब ग्रुप गोल्स कैसे होते हैं कि सपोज करो आई एम द मैनेजर इन एनी कंपनी, मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंदर जो है 10 सबऑर्डिनेट्स वर्क करते हैं, मेरे अंडर में 10 सबऑर्डिनेट वर्क करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा कि जो 10 सबऑर्डिनेट है उन्हें मैनेज करके चलना होगा, उनकी सारी एक्टिविटीज जितने भी उनके फंक्शंस हैं उन्हें मुझे मैनेज करके चलना होगा। दूसरा मुझे क्या करना होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होगा। ये सब पॉसिबल कब है कि जब आप सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस का एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हो। तो इसलिए इसकी एक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि भाई इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। जब सारी चीजें परफेक्ट होंगी, सारी चीजें ब्रिलियंट होंगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी, तो इजीली हम अपना जो ग्रुप गोल है उसे हम अचीव कर लेंगे। सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट है वो है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, आपके मशीनरीज होती है, आपकी कैपिटल होती है। तो हमें देखना यह है कि चाहे ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर हो, चाहे आपका मशीन्स हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स हो, कि हम उन्हें किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें जो मैनेजमेंट होता है वो हेल्पफुल होता है कि हम किस तरीके से जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। उससे क्या होगा कि आप यदि सारे जितने भी आपके और रिसोर्सेज होते हैं उनका आप सही से यूटिलाइज करते हो, सही से उन्हें प्रॉपर वे में मैनेज करके चलते हो, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज होता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उससे इंक्रीज होती है और आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने में भी वो वहां पर हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो आपका इसमें थर्ड पॉइंट है वो है रिड्यूसेस कॉस्ट। कि मैनेजमेंट आपका हेल्पफुल होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जब हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट की बात करते हैं, तो हमेशा हम सिंपली ये कहते हैं कि भाई कॉस्ट रिड्यूस करो, कॉस्ट डिडक्ट करो और अपना प्रोडक्ट बनाओ। ये जितना हम इसे इजीली कह देते हैं बट ये इतना इजीली है नहीं। क्योंकि क्या होगा
कि जब हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर अपनी कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो वो सीधा अफेक्ट कहां पर करेगा, वो सीधा अफेक्ट आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर करेगा। कि भाई आपने क्या करा कि भाई हमने 10 लेबर रखी हुई है, 10 मशीन है, तब हम क्या कर रहे हैं कि 2 जो लेबर है उसे 2 लेबर को हटा देते हैं और 8 से 10 मशीन पर वर्क कराते हैं। तो वहां पर क्या होगा, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, वहां पर क्या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाएगा। तो रिड्यूस कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये हमें बड़ा केयरफुली कॉस्ट को डिडक्ट करना होता है। अब केयरफुली हमें डिडक्ट क्यों करना होता है, क्योंकि हमें इस तरीके से चलना होता है कि हम कॉस्ट तो रिड्यूस करते हैं लेकिन उस कॉस्ट का हमारे ना तो कोई प्रोडक्शन पर फर्क पड़े, ना हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फर्क पड़े, ना ही हमारी फंक्शनिंग के ऊपर फर्क पड़े और ना ही हमारा जो अदर चीजें हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़े। इसलिए क्या होता है कि आपकी बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अलग से एक R&D डिपार्टमेंट रखते हैं जिसे आप कहते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसका काम ही क्या होता है कि वो नए नए जो वेज होते हैं कॉस्ट कट करने के, वो नए नए तरीके वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, नए नए तरीके देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते। तो वहां पर क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फोर्थ वन है इसमें एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है नो ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट ब्रैकेट में स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस टू एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज done with objective of organization and for fulfillment of this it establish effective authority and responsibility। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यदि हम जो मैनेजमेंट होता है वो हमारी हेल्प करता है एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, जब हम सबको एक प्रॉपर वे में मैनेज करके चलेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो साउंड ऑर्गेनाइजेशन होगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होगी। यदि ये सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक इजीली उसे हम रन कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक हम उसे आगे तक चला पाएंगे। तो ये हेल्पफुल होता है एस्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है आपका एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वली करना। इक्वली करना क्या, हम बेसिकली जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो हम जब हम इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम इस पॉइंट को बहुत पढ़ते हैं। इट मींस क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ट्रेड हमारी इक्विलिब्रियम है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारी इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना ही आप इंपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आपकी ट्रेड इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर क्या है, एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो हमें एक फैक्टर ये भी देखना पड़ता है कि जो एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। टाइम टू टाइम चेंज का मतलब कि यदि हम बात करें कस्टमर बनते रहते हैं, हटते रहते हैं, सप्लायर आपके चेंजेस होते रहते हैं, कॉम्पिटिटर्स आपके कम ज्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज होती है आप सबके ऊपर फोकस करो इक्वली। आपने क्या किया, आप प्रोडक्शन पर जोर दिए जा रहे हो, ठीक है, आप अच्छे एम्प्लॉइज रखे जा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई एनवायरनमेंट के अंदर चेंज क्या है। आप टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे। आपको पता चला कि भाई टेक्नोलॉजी, हम पुरानी टेक्नोलॉजी चला रहे हैं और मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ गई, या बाहर कॉम्पिटिटर कम हो गए या ज्यादा हो गए, या कस्टमर या हमारा सप्लायर ये दिक्कत कर रहा है या ये दिक्कत कर रहा है। तो ये पॉइंट नॉर्मली क्या कहता है कि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो भी चेंजिंग प्रोडक्ट के डिमांड है, हमें उन सब फैक्टर्स के ऊपर जो है इक्वली फोकस करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जब हम सारे फैक्टर्स को कंटिन्यूली हम उन्हें एग्जामिन करके चलेंगे तो उससे हमें आगे दिक्कत
नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसमें इसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। इसेंशियल फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से उन्नति करना। तो जो मैनेजमेंट होता है वो जो हमारी सोसाइटी होती है उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए हेल्पफुल होता है। तो वो कैसे हेल्पफुल होता है? देखो इसमें लिखा हुआ है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट लीड्स टू बेटर कमर्शियल प्रोडक्शन व्हिच हेल्प्स इन टर्न टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ पीपल्स। हम प्रॉपर वे में मैनेज करके चलेंगे सारी चीजों को, इफेक्टिव वे में मैनेज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो कोई भी ऑब्वियसली फर्म है, चाहे वो प्राइवेट फर्म है चाहे आपकी गवर्नमेंट फर्म है, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को वहां पर टैक्सेस देगा या किसी भी बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा वहां पर बेनिफिट होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो उससे क्या होता है कि उससे जो है सोशली वेलफेयर करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे वैसे तो सब जो प्राइवेट आपके ओनर्स होते हैं सब सोशली वेलफेयर नहीं करते, लेकिन कुछ आपके जो बड़े ओनर्स होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जैसे हम रिलायंस की बात करें या महिंद्रा ग्रुप की बात करें या टाटा ग्रुप की बात करें, वो क्या करते हैं? वो सोशली वेलफेयर में भी अपना पैसा लगाते हैं। वो कब लगा रहे हैं? कि जब वो प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसमें कुछ परसेंट जो है जो सोसाइटी होती है उनके वेलफेयर में लगा देते हैं, उन सोसाइटी के डेवलपमेंट्स में लगा देते हैं। सोसाइटी के अंदर कौन आते हैं? हम और आप सब, ठीक है? कि भाई हम भी किसी ना किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या होता है कि उससे यदि ये सारी चीजें होंगी तो हमारी सोसाइटी वहां के अंदर प्रोस्पेरिटी रहेगी। दूसरा एक फायदा क्या होता है? प्रोडक्ट अच्छा बनता है, ठीक है? प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर कॉस्ट रिडक्शन है, तो उससे क्या होगा? आपकी प्राइस भी कम होगी। तो उससे हमें क्या बेनिफिट है कि हमें कम प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां पर मिलेगा। दूसरा जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हमारा इंप्रूव होता है। भाई आप नॉर्मली ये देख लीजिए कि आज से 15 या 20 साल पहले और आज के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है पीपल्स का या सोसाइटीज का, वो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है, ठीक है? तो वो क्यों चेंज होता जा रहा है? क्योंकि हम जो है टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटीज डेवलप हो रही है। वो क्यों डेवलप हो रही है? कि हमें टाइम टू टाइम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें टाइम टू टाइम जो है कि सारी चीजें राइट टाइम पर और राइट प्राइस पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है? इसके अलावा जो मैंने आज टॉपिक लिया है इसके नोट्स जो है आपकी इस वीडियो के साथ अटैच है, तो आप ये नोट्स वहां से देख सकते हैं।